तो ये सारी बातें अभी हम बात कर रहे थे कि पहला मिनिमम जो लंबाई में जा सकती है चीज़, मिनिमम जो पहली मूल आवृत्ति गुणावृत्ति बन सकती है, या पहली बार जब दोलन करेगा आवर्तकाल करेगा पहली जो तरंग बनेगी, कुछ भी कहें, वो कम से कम इतना हो सकता है, यानी जो पूरी लंबाई है वो तरंग दैर्ध्य का आधा हो सकता है। तो ये बात है पहली बार की, यानी जब पहली बार बनेगा। तो हम क्या करें इस केस में, इसमें हम करते हैं कि पूरी जो लंबाई है, ध्यान से देखें ज़रा, ये पूरी लंबाई जो है एल, ये हो जाती है लेमड़ा बाई 2 के बराबर पहली बार में। तो पहली आवृत्ति जो बनती है हम उसे कहते हैं एफ, ये होती है वी बाई लेमड़ा। तो वी, लेमड़ा की वैल्यू आ रही है 2L ऐसे। अच्छा, वी का मान जो है वो यहाँ से रख दे, मान लीजिए इसमें, तो ये हो गया 1/2L टी बाई म्यू। ये पहले वाली है मूल आवृत्ति, इसे क्या कहते हैं, मूल आवृत्ति। जो पहले वाली है उसको क्या कह रहे हैं, मूल आवृत्ति, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मूल आवृत्ति मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे वाली की अगर बात करें तो दूसरे वाली कैसी होगी उसे देखें ज़रा। तो पूरी जो है ये डोरी है हमारे पास। तो इस बार क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, यानी 2 बार यही घटना हो सकती है। 2 बार इधर से तरंग जाए उधर से आ जाए। भाई इधर से मान लीजिए, ये मान लीजिए जाने वाली का है, तो ये कहाँ का, आने वाली का है। यहाँ ये जाने वाली का है, ये आने वाली का है। जिस तरीके से मान लें, है ना, उल्टा करके मान लो, ये जाने वाली का वो आने वाली का, ऐसा भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल है वो है पूरा लेमड़ा। तो यहाँ पर आवृत्ति जो बनती है ना, इसको थोड़ी देर के लिए F1 मान लें, इसे F2 मान लें, पहली आवृत्ति मूल आवृत्ति। तो ये बनती है V/L, यानी 1/L और T/μ, ये वाली बनती है। यानी इसी तरीके से हर बार एक लेमड़ा बाई 2 इसमें जुड़ता चला जाता है। अगर तीसरे नंबर की देखें, है ना, तीसरे नंबर की देखें, यहाँ देखते हैं थर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो तीसरी मूल आवृत्ति है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरे वाली अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा। देखिए 3 हिस्से कर देंगे ऐसे, 1 2 और 1 3, वापस लाएंगे, ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसे तो समझ पा रहे होंगे कि ये जो L है ये 3 लेमड़ा बाई 2 हो गया। जो लेंथ है पूरी वो लेमड़ा बाई 2 का 3 गुना हो गया। तो लेमड़ा जो हुआ वो हो गया 2L/3। तो यानी तीसरी फ्रीक्वेंसी हो गई 3V/2L, 3/2L और T/μ ऐसे। ये जो म्यू है क्या है, लिखा हुआ है मास, डोरी का मास, डोरी का द्रव्यमान बटा डोरी की लंबाई, है ना। तो कुल मिला के जो आवृत्तियां हैं, अगर हम उनके अनुपात की बात करें, ठीक, तो ये V/2L, ये 2V/2L। देखो इसको हम 2V/2L भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों से दो से गुणा कर दें तो ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना, 2V/2L हो जाएगा ना ऐसे। तो यानी ये क्या है, V/L2L, ये 2V/2L और ये 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, है ना। तो n आवृत्ति अगर हम देखें, nवें नंबर की आवृत्ति, ठीक, तो वो कैसी होगी, तो यहाँ होगा NV/2L। तो अगर हम nवें नंबर की आवृत्ति की बात करें, NV आवृत्ति, तो कैसी होगी, NV आवृत्ति तो कैसी होगी, FN NV/2L, और ये हो जाएगा N/2L वर्गमूल T/μ।
यानी ये फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो गया। ठीक, पहली आवृत्ति को बोलते हैं मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी आप रखना चाहें यहाँ n की जगह पे रख सकते हैं। जो n है ये क्या है, ये है 1, 2, 3, जो भी आपको रखना हो, यानी किसी सवाल में जैसा बताया गया उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि डोरी में तनाव कैसे उत्पन्न किया गया है, ये निर्भर करता है। जैसे हमने कहा कि डोरी में तनाव यहाँ T बराबर भार यानी W, यहाँ पे देखते हैं डोरी में क्या है, तनाव यानी भार के बराबर है। अच्छा, W क्या है, W है mg, यानी ये जो भार है W ये क्या है mg, और इसका द्रव्यमान जो लटकाया हुआ है ये m है, और नीचे की तरफ होता है गुरुत्व त्वरण। यहाँ पर इस केस में तो हम तनाव का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें तो हमें इस तरीके से मिल जाता है, यानी कितना भार जो है हमने लटका रखा है वो पता चल जाएगा हमें, तो तनाव की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर तनाव निकालना पड़े प्रत्यास्थता के आधार पर, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बड़ा काम आता है। तो इसे हटा लेते हैं हम, चूँकि नई चीज़ को जोड़ रहे हैं अपने साथ, तो इसे हटा लेते हैं। देखिए हमारे पास एक चीज़ होती थी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये वाली चीज़ होती थी हमारे पास। ये होता था बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन और लंबाई, ये वाली चीज़ हुआ करती थी हमारे पास। जब तो कोई तार खींचता था तो उसमें प्रत्यास्थता आती थी। तो यहाँ जब डोरी के केस में काम करेगा तो ये होता है टी, डोरी का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और लंबाई में परिवर्तन। इस तरीके से हम इस समीकरण को बदल लेते हैं। इसकी लंबाई में थोड़ा परिवर्तन आ गया, तनाव आया, इसमें टी तनाव से खिंच गई। तो अगर हम टी का मान यहाँ से निकालकर यहाँ इस फॉर्मूले में रखना चाहें तो कितना होगा, देखिए तनाव का मान ए वाई डेल्टा एल बाई एल, ये टेंशन यानी तनाव का मान है, तनाव की वैल्यू है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारे पास हो, हमें मालूम हो, उसके हिसाब से हम निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बनेगा। तो एफ एन एन बाई 2L, यहाँ पर देखिए मैं टी का मान रख रहा हूँ, टी का मान है ए वाई डेल्टा एल एल, और ये हो गया m बटे एल। ये जो म्यू है एकांक लंबाई में द्रव्यमान, ये क्या है, ये होता है m बटे एल, और ये तनाव का मान पूरा रख दिया मैंने ए वाई डेल्टा एल बटे एल। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से कट जाती है ना। तो एफ एन जो है यानी लंबाई का एक पद कट जाता है, n बाई 2L, तो ये आ गया ए वाई डेल्टा एल बाई एम, है ना। यानी डोरी का द्रव्यमान, डोरी की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ वो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और डोरी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। डोरी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डोरी की जो अनुप्रस्थ काट है उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो सवाल को पढ़ के पता चलता है कि दरअसल क्या फंडामेंटल है सवाल के अंदर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्यों दे दिया साहब, डोरी में चाल है और उसमें आवृत्ति है, ये है वो है ना। तो सर ये तो देखा नहीं था फार्मूला पहले, ये वाला फार्मूला तो देखा ही नहीं था पहले। मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी लग सकता है। तो कुल मिला के अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक के हिसाब से हम निकालें आवृत्ति तो फिर फॉर्मूला बेटा ये वाला यूज होता है। और अगर सामान्य भार के हिसाब से या तनाव के हिसाब से, टेंशन के हिसाब से निकालें तो फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। दोनों फॉर्मूले हैं कंपटीशन लेवल पर ही। 11वीं कक्षा में तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे। 11वीं कक्षा में तो छोटा मोटा यही पूछ ले कि कौन सी तरंग होती है, उसका नाम क्या होता है ना, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं।
शाबाश। तो दोनों फॉर्मूले आपने डन कर लिए, ओके। और समझ में आ गया कि तनी हुई डोरियों में किस प्रकार से एफ एन यंग प्रत्यास्थता गुणांक के हिसाब से भी लिख देता हूँ n/2l वर्गमूल ए वाई डेल्टा एल बटे एम। देखो ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है जिसमें तनाव मालूम है, एक ये वाला है जिसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह मालूम है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ज़रा ठीक से पकड़ लो एक बार। ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। भाई ये तो कॉमन सवाल है ये वाला। तो तनी हुई डोरी में देखिए उदाहरण बनाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा उदाहरण बनाते हैं। किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल 1000 मीटर प्रति सेकंड है। डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई L बराबर 2 मीटर है तथा डोरी का द्रव्यमान m बराबर 0.001 किलोग्राम है। तो डोरी में उत्पन्न मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो कितना बढ़िया सवाल है, समझा देगा सारी बातें। ठीक। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो मूल आवृत्ति यानी पहली आवृत्ति है वो है v/2l, यानी डोरी की लंबाई की ज़रूरत है और चाल की ज़रूरत है। उसमें एकांक द्रव्यमान या वगैरह वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो कितनी आ गई, कितनी चाल है 1000, टू लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो ये हो गया 1000/4 यानी 250 हर्ट्ज। 250 हर्ट्ज की आवृत्ति है। अब इन्होंने कहा डोरी में तनाव भी ज्ञात कीजिए। तनाव भी ज्ञात कीजिए। तो चाल जो होती है वो होती है T/μ, यानी उसमें कितना तनाव है और एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, v² T/μ। तो T हो गया μv², मान लगा देंगे। डोरी में जो द्रव्यमान है 0.001, डोरी की लंबाई 2 मीटर है, डोरी में चाल है 1000, उसका स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा न्यूटन में तनाव। बात को समझ रहे होंगे। m/l एकांक लंबाई का द्रव्यमान लगा दिया, डोरी का द्रव्यमान, डोरी की लंबाई, और उसमें जो चाल है उसका वर्ग लग गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये तनाव भी आ जाएगा। ठीक। तो सिंपल सी बात हुई, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ये मूल आवृत्ति पूछी है, तो इसी तरीके से दूसरी द्वितीय आवृत्ति, तृतीय आवृत्ति जो भी पूछे, जिसकी भी बात करें, तो वो यहाँ से जांच की जा सकती है, बताया जा सकता है आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे सवाल बनेगा, कंसेप्ट आएंगे, उसके लिए एक छोटा सा सवाल अगर हम करके देख लें, यहीं पर हम करके देख लें, तो हमारे लिए ये पहचानना आसान हो जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है।
अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ एन, तो एन बाई टू एल, एक था हमारे पास ए वाई डेल्टा एल बाई एम, ये भी था हमारे पास एक ऐसे। तो इसके आधार पर भी सवाल बन सकता है। कैसा उदाहरण, कैसा हो सकता है, एक उदाहरण ले लें। तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मान लिया ए, ये कह रहे हैं 2 गुना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। डोरी की लंबाई में वृद्धि, डोरी की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, ये है 0.1 10 की पावर -3 मीटर, ये आ गया। डोरी का यंग प्रत्यास्था गुणांक या यंग गुणांक छोटे रूप में लिख देते हैं, 2 गुना 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग गुणांक मिल गया डोरी का। डोरी का द्रव्यमान, डोरी का द्रव्यमान m बराबर 3 ग्राम, ये लिख दिया, ग्राम में बता दिया मैंने। तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई L बराबर 2 मीटर, ये बता दिया भाई, डोरी की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। तो डोरी में मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सारी चीज़ें मिल गई हैं, लगा देते हैं मूल आवृत्ति। तो मूल आवृत्ति मतलब पहली आवृत्ति, यानी F1, तो 1/2L ए वाई डेल्टा एल बाई एम, ये हो गई पहली आवृत्ति। ठीक, तो सारी चीज़ें मालूम हैं, सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो F1 1/2L, तो 2 × 2 वर्गमूल। डोरी का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का 2 गुना 10 की पावर -4। डोरी का यंग गुणांक 2 गुना 10 की पावर -3, यंग गुणांक 10 की पावर 11। डोरी की लंबाई में वृद्धि, डोरी की लंबाई में वृद्धि ये रही 0.1 10 की घात -3 मीटर है ऐसे। डोरी का द्रव्यमान 3 ग्राम है, ग्राम में नहीं लगेगा, किलोग्राम में बनाएंगे। तो ये क्या बन गई, आवृत्ति। तो ये आ गया हर्ट्ज, ये हो गया हमारा उत्तर। तो मैंने मान लगा के दिखा दिए, मतलब एक सवाल बनाया उसमें मान लगा के दिखा दिए कि साहब यंग प्रत्यास्था गुणांक का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी हमें फार्मूले के अंदर। तो ये सवाल देख के जब हल करेंगे तो 2 मिनट का समय लेता है, 2 मिनट 3 मिनट का समय लेता है। बट यह है कि शॉर्ट अगर ये आ जाए तो इस पर नंबर हमें मिल जाते हैं। उसमें शर्त यह है कि यहाँ गुणा भाग में हम गलती ना करें। अब पहली आवृत्ति पूछिए, मूल आवृत्ति पूछिए, तो दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, जो आवृत्ति पूछे, जो उनसे नंबर की भी पूछे, वो यहीं से आपको इससे निकाली जाती है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब चलता है पाइप। अब चलते हैं पाइप की तरफ। खुले और बंद पाइप, इसे कह देते हैं आर्गन पाइप, माने बजाने वाले जो पाइप होते हैं, मतलब जिनसे आवाज़ निकलती है, उनमें कैसे बनेगा आर्गन पाइप, ध्वनि तरंगे। आर्गन पाइप में कैसे बनती हैं ध्वनि तरंगे। चलिए, आर्गन पाइप, मतलब बजाने वाले बाजो,
में जो पाइप होते हैं, बैंड बाजा, बांसुरी, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कैसे बनती हैं ध्वनि तरंगें। तो इसमें एक होता है खुला पाइप, इसे कहते हैं दोनों सिरों पर खुला, दोनों सिरों पर खुला हुआ, ऐसे। तो पहले ले लेते हैं खुला पाइप, देख लेते हैं खुले पाइप में क्या होना है। तो इसके लिए हम 3 चित्र बना लेते हैं जिससे कि हमें ये बात समझ में आ जाए। ऐसे यहाँ पर देखो पाइप बना देंगे इसके बीच में 3 तरीके से। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और एक मान लेते हैं ये बना दिया। इस तरीके से 3 पाइप बना देते हैं ऐसे। ये हटा दिया जाता है ऐसे, ये बन गया पाइप। ठीक, दोनों सिरों पर खुला है, तो नीचे वाली जो चीज़ है इसको हटाना पड़ेगा बेटा। दोनों सिरों पर खुला है ना, तो इसको हटा दो। देखो दोनों सिरों पर खुला हुआ है ऐसे, ऐसे। ये दोनों सिरों पर खुला हुआ बनाओ। जब बंद होगा तो फिर एक सिरे पर बंद करेंगे। बंद वाला कैसा होता है, एक सिरे पर बंद होता है। तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, उसे हम लिख लेते हैं V। ध्वनि की चाल V है। तो दोनों सिरों पर खुला है, तो दोनों सिरों पर जरूरी है कि एंटी नोड बने। एंटी नोड, तो सबसे कम जो एंटी नोड है वो इस तरीके से बन सकता है, ऐसा, कम से कम ऐसा। दूसरी तरफ से जाए साउंड या आवाज़ तो ऐसा बन सकता है, सबसे पहला, कम से कम, पहले नंबर का। दूसरे में फिर से ये चीज़ बन सकती है ऐसा, और ऐसा हो सकता है। उसके बाद ऐसी 2 चीज़ें बीच में आ सकती हैं, ऐसा बन सकता है, ऐसे हो सकता है। और जो लंबाई है इस पाइप की वो है L के बराबर। तो यहाँ अगर हम देखें लंबाई जो L है, L किसके बराबर है, ये है λ/2 के बराबर। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये इतनी नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी कम से कम देखें तो ये λ/4 होती है। तो λ/4, λ/4। यहाँ देखें तो L पूरा लैम्बडा हो रहा है, देखो λ/4, λ/2, λ/4। यहाँ देखें तो L 3 λ/2 हो रहा है, यानी λ/4, λ/4, ये पूरा लैम्बडा हो जाएगा, ये λ/4, ये λ/4। ध्यान से देखें तो इस वाले केस में जो पहला केस है, पहले वाले में आवृत्ति बनेगी V/L। तो V/λ। तो पहले में जो लैम्बडा है बेटा वो कितना है, 2L के बराबर है। ये पहली बन गई F2। इसमें V/L बन जाएगी F3। इसमें लैम्बडा है 2L/3, तो इसमें बन जाएगी 3V/2L। यानी ये लैम्बडा का मान यहाँ से फॉर्मूले में लगा दिया। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति है FV/λ। ये क्या है, ये सूत्र है तरंग का। सबके लगा दिए, पहली, दूसरी, तीसरी, ये आ गया। तो हम देख रहे हैं कि F1 जो है वो है V/2L। F2, तो F2 में क्या करते हैं, देखो V/2L है ना, V/L है, तो 2V/2L कर लें, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लें। F3 है 3V/2L। तो बेटा ऐसे आए Fn जो है, n नंबर की, NV/2L। 1 2 3 4 5। अनुपात क्या होगा, F1 अनुपात F2 अनुपात F3, है ना। ये क्या होगा बेटा जी, ये होता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ऐसे सब जो है, यानी 1 2 3 सभी आवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। 1 2 3 4 5 सब हैं इसमें। ठीक, इसे बोलते हैं मूल आवृत्ति। यहाँ से हटा लो बेटा, इसे लिख दो, इसे बोलते हैं पहली आवृत्ति या मूल आवृत्ति। इसे बोलते हैं दूसरी आवृत्ति यानी द्वितीय आवृत्ति, या गुणावृत्ति बोल देते हैं बेटा।
आवृत्ति बोल दें या गुणा आवृत्ति बोल दें, दूसरे नंबर की, इसे बोलते हैं तृतीय गुणा आवृत्ति। पहली मूल आवृत्ति यानी पहली आवृत्ति के बाद जो दूसरी आवृत्ति है इसे बोलते हैं प्रथम स्वर, इसे कहते हैं ओवरटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओवरटोन, यानी फर्स्ट ओवरटोन। यानी जो स्वर पैदा होता है वो दूसरे वाली से होता है, पहले वाली से स्वर पैदा नहीं होता। हाँ, ध्वनि तो आएगी, लेकिन जो स्वर के आधार पर, संगीत के आधार पर जानकारी है तो उसे बोलते हैं पहला ओवरटोन। तो पहला ओवरटोन क्या है? दूसरी आवृत्ति है। ये कौन सा है? ये द्वितीय स्वर है, द्वितीय स्वर यानी सेकंड ओवरटोन ये होता है। ठीक, तो ध्यान देंगे कि जो ओवरटोन शुरू हुए हैं वो दूसरे नंबर से हैं। तो यहाँ पर सभी ओवरटोन हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना। अब कुछ और देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ आवृत्तियाँ गायब हो जाएंगी बीच में से, यानी पहली है, फिर तीसरी है, फिर पांचवी है कि नहीं। तो ये पहली है, इसको 2 से गुणा कर दूँ दूसरी है, इसको 3 से गुणा कर दूँ तीसरी है, इसको 4 से गुणा कर दूँ चौथी है, तो सारी आ गई। वहाँ पे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा पहली, तीसरी, पांचवी है, इस तरीके से आ जाएंगी जब बंद पाइप होगा तो। चलिए, तो ये आपने देख लिया बंद पाइप, है ना। शाबाश। शाबाश। तो यहाँ पर आपने इसको कांच की नली कांच की नली रखें या कोई भी रखें, बांसुरी रखें, इससे कोई मतलब नहीं है हाँ, शाबाश। चलिए, सारी बातें ठीक हो गई हैं। ओके। आगे चलते हैं। अब लेते हैं बंद पाइप। खुला जो पाइप है वो हो चुका, अब आते हैं बंद पाइप पे, है ना। तो बंद पाइप को देख लेते हैं। जब इस पे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान से पढ़िएगा, फॉर्मूले लगाने में गलती हो जाती है, मतलब आर्गन पाइप में अब पढ़ लेते हैं बंद वाला पाइप। बंद पाइप, एक सिरे पर बंद, एक सिरे पर बंद पाइप। भाई अगर दोनों सिरों पर बंद कर देंगे फिर तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। दोनों सिरे बंद कर दिए तो उसमें आवाज़, साउंड जाएगी कैसे ठीक, तो कुछ ऐसी स्थिति बना लेते हैं, बंद पाइप, है ना। ऐसे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 स्थिति हम बना लेंगे। ये हो गई पहली, और ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी। ठीक, तो खुले सिरे पर क्या बनेगा? निस्पंद। और बंद सिरे पर क्या बनेगा? प्रस्पंद। यानी खुले पे बनेगा एंटी नोड, बंद पे बनेगा नोड। तो पहला कम से कम ये बन सकता है बच्चों, देखो ये बन सकता है, ये लंबाई जो है एल है। तो पहली स्थिति में क्या हो गया? ये चीज़ कितनी है? ये होती है लेमड़ा बाई 4, और ये हो गई लंबाई के बराबर। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में कुछ ऐसा हो सकता है, भाई एक और बन जाए यहाँ पे लेमड़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ तो हर हाल में बंद ही बनना है, यहाँ पे खुला ही बनना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? एल हो गया 3 लेमड़ा बाई 4। ये लेमड़ा बाई 4 है, ये लेमड़ा बाई 2 है। लेमड़ा का आधा है ये लेमड़ा बाई 4 है। इस बार क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर, इस बार यूँ। तो लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाई 4, तो इस बार एल हो सकता है 5 लेमड़ा बाई 4, ये हो सकता है। ठीक, तो पहली आवृत्ति जो बन रही है
पहली आवृत्ति या मूल आवृत्ति वो बन रही है v बाई लैम्बडा के हिसाब से v, ये हो गया पहला लैम्बडा कितना है 4l के बराबर, तो 4l है। दूसरी बन रही है v बाई कितना है 4l बाई 3, तो 3v ऊपर चला जाएगा 4l नीचे आ जाएगा। तीसरी बन रही है 5v बाई 4l, 4l ऐसी बन गई। देखो तो जो आवृत्ति है वो कौन सी है, एक पहली है, 2 नंबर पे तीसरी है, 3 नंबर पे 5वीं है। तो अनुपात क्या है f1 अनुपात f2 अनुपात f3, तो कितना है 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो गुणावृत्ति की बात मैं करूं तो ये कौन सी है, f1 है v बाई 4l है ना, यह है प्रथम गुणावृत्ति। f2 ये है 3v बाई 4l, तो 3v बाई 4l क्या है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की है, तृतीय है, तृतीय गुणावृत्ति। क्यों, क्योंकि गुणावृत्ति का गुण जो बताया जा रहा है वो v बाई 4l से बताया जा रहा है। तीसरे नंबर पर क्या है 5v बाई 4l, तो ये कौन सी है, ये है 5 या पंचम गुणावृत्ति। ठीक। अच्छा, अगर ओवरटोन की बात करूं, अगर ओवरटोन की बात करूं तो यहां है पहला ओवरटोन और यहां है दूसरा ओवरटोन। ये क्या है, ये है फर्स्ट ओवरटोन, यानी जहां पे साउंड बनती है, ध्वनि बनती है। ये क्या है, ये है सेकंड ओवरटोन, यानी ओवरटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरटोन जो है 1 2 3 के हिसाब से चलेंगे। तो ये था आपका बंद आर्गन पाइप। तो खुले आर्गन पाइप में आपने देखा सभी गुणावृत्ति हैं, लेकिन बंद में सभी उपलब्ध नहीं है। पहली है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद तीसरे नंबर की है, उसके बाद 5वें नंबर की है बंद में। मान लीजिए बंद में सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके अगले वाली जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो इसमें नहीं है, इसमें तीसरे नंबर की है। जबकि खुले वाले में सारी थी, v/2l 2v/2l 3v/2l सब था ना। तो ध्यान देने की बात है कि कौन सी आवृत्ति कौन से पाइप में बनती है। ठीक, याद हो गया, समझ में आ गया मामला। चलिए, खैर जब सवाल करेंगे तो ये पकड़ में आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादातर इसी पे सवाल बनता है। पाइप जो है ना नीट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाइप। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं अगली बात क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। शाबाश। तो कोई क्वेश्चन जो है बनाया जाए, एक उदाहरण है, अपनी तरफ से उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैटर है, कोई ऐसा फर्क या कोई भेद बताने वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में कोई सवाल है तो उसे कर लेते हैं। शाबाश। ये उदाहरण 15.5, ये है उदाहरण 15.5। दोनों सिरों पर खुले किसी पाइप की लंबाई, तो लंबाई जो है, खुला पाइप है बेटा, सबसे पहली बात क्या है, खुला पाइप है और लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई मीटर में लगानी पड़ेगी, तो मीटर में बना लें 0.3 मीटर, ये हो गया। 1.1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी गुणावृत्ति विधा को अनुनाद द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो आवृत्ति जो है, कोई आवृत्ति है FN,
जो है 1.1 10⁻³ हर्ट्ज। अनुनाद एक शब्द आया है, अनुनाद का मतलब होता है आवृत्ति बराबर है, यानी जब दो स्रोत एक ही आवृत्ति पर होते हैं तो उसे कहते हैं अनुनाद। ध्यान रखना, अनुनाद क्या हुआ, अनुनाद का शब्द आ गया ना यहाँ पे, देखो अनुनाद आ गया, ठीक। दो या दो से अधिक स्रोतों की आवृत्तियां समान होती हैं, समान हो तो विधा अनुनाद कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। ये याद रहेगा। अनुनाद का मतलब है आवृत्ति दोनों की समान है। जैसे हम बोल दें आ, तो आप भी बोलो बिल्कुल इसी आवाज़ में, ऐसा ही बोल दो आ। एक तब जैसे ताड़ियाँ बजाते हैं ना, मान लो ताड़ी बजा रहे हैं, एक ही तरीके से सब बजा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है समान हो जाए तो इसे क्या कह देते हैं, अनुनाद। आवृत्ति अगर समान हो जाए, ध्यान रहे, अगर आवृत्ति समान हो जाए, खैर ये आ गया। तो आवृत्ति हमारे पास आ गई 1100 हर्ट्ज, और ये हो गया NV/, खुला है 2L, ये इसका फार्मूला होता है, ऐसी बात होती है। तो कौन से नंबर की है ये बताना है। तो N हमें पता नहीं है, V बता रहे हैं 330, 2L बता रहे हैं 0.3, और ये हो गया 1100। तो यहाँ से हमें क्या मिलना है बच्चों, N का मान मिलना है, कौन से नंबर की है। अब यहाँ से ठीक कर लें इसको, इसका जो दशमलव है यहाँ बढ़ा लो, यहाँ 3 बचेगा ना, दशमलव काट लो, 11 तिया 33 कर लो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3N, और ये हो गया नीचे 6, तो N बराबर हो गया 2। तो द्वितीय मूल आवृत्ति या द्वितीय आवृत्ति बोल देते हैं, द्वितीय आवृत्ति ऐसा बोल देते हैं, द्वितीय मूल आवृत्ति बोल सकते हैं मतलब, लेकिन ठीक नहीं है वो, क्योंकि मूल आवृत्ति होती है पहली आवृत्ति, समझे। तो कौन सी आवृत्ति है, दूसरे नंबर की आवृत्ति है। यदि इस पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाए, फिर कहा है यदि इस पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाए तो क्या हम फिर भी इस स्रोत द्वारा अनुनाद सुन सकते हैं, वायु में ध्वनि की चाल। यानी बंद कर दें, आवृत्ति यही रखें, बंद कर दें। यदि सिरे पर बंद है तो कौन से नंबर की होगी, आवृत्ति है 1100, और ये होता है NV/4L, ये वाली चीज़ होती है बेटा, NV/4L ऐसा। तो फिर से देख लेते हैं कि कोई N का मान निकलता है कि निकलता है। बंद सिरे के लिए भी होना चाहिए, एक सिरे पर बंद है तो आवृत्ति इस प्रकार दी जाती है ना। यहाँ पे N के मान क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5। अगर N का मान 1, 3, 5 आता है तो सुन सकते हैं, अनुनाद में हो सकता है, नहीं आया तो नहीं हो सकता। हमें पता है बंद सिरे पर क्या होती हैं आवृत्तियाँ, V/4L होती है, 3V/4L होती है, और 5V/4L होती है, ये होती हैं बंद सिरे पर, इस तरीके से होती है, मतलब 1, 3, 5, 7 जो भी है। तो N का मान अगर इनमें से कोई आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 है ना, तो हो सकता है। तो N ये हो गया 330, 4 ये हो गया 0.3। तो जब N का मान निकाल रहे हैं तो बिल्कुल पहले की तरह करें, इसका दशमलव उठा के यहाँ 0 बढ़ा लें, इसको 3 से काट लें, 3 से 3 काट लें, तो N का मान 4 आ गया, ठीक। तो N का मान 4 नहीं होना चाहिए, देखो N का मान कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब है अनुनाद नहीं, अनुनाद नहीं होगा, यानी अनुनाद में यह आवृत्ति नहीं होगी, यानी आवृत्ति संभव ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो रही है। बंद सिरे पे करने पर कोई आवाज़, कोई ध्वनि, कोई सुर निकल ही नहीं रहा है उसमें से, क्योंकि N का मान कितना आ गया, 4। तो 4 वाला तो कोई नंबर ही नहीं, देखिए
V/4L 3V/4L, तो n का मान कितना है 1 3 5 7 सब है, यानी विषम संख्या है। और यहाँ पे n का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो आवृत्ति संभव नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई इसमें कोई अनुनाद सुनाई नहीं देगा, कोई आवृत्ति सुनाई नहीं देगी कुल मिला के, है कि नहीं। चलिए अब आ गया अगला पॉइंट।